काल। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार। संजय गांधी और गीतों भरी शाम। जयपुर के राजमहल की तलाशी। उन्नीस 1975 का जून माह इतिहास में सदैव याद रखा जाएगा। यही वह माह था जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने लोहियावादी राजनारायण की चुनाव याचिका पर देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित किया। न केवल अवैध घोषित किया वरन 6 वर्षों तक किसी निर्वाचित पद पर बने रहने की पाबंदी भी लगा दी। इसी जून माह में देश की आजादी के बाद एक स्वयं स्फूर्त जन आंदोलन की लहर उठी और इसी माह में आंतरिक आपातकाल की घोषणा हुई, इमरजेंसी लागू हुई। आज की युवा पीढ़ी को आपातकाल के बारे में कुछ भी पता नहीं और इससे पूर्व की पीढ़ी भी शायद आपातकाल को लगभग भूल चुकी है। शायद आज की स्थिति में उसका विश्लेषण करने पर कुछ सीमा तक आज जब भ्रष्टाचार, करोड़ों के घोटाले और अराजकता का दौर सभी सीमाएं लांघ चुका है और अनैतिकता का बोलबाला है, तब कुछ तटस्थ विश्लेषक उसे अच्छा भी मान रहे हों, क्योंकि उस काल में अनुशासन का वातावरण बना, काम की गति तेज हुई, देश का मुद्रा कोष भी बढ़ा, विधि व्यवस्था में चुस्ती आई, रेलवे के समय में नियमितता आई, कीमतों में कमी हुई, उत्पादन बढ़ा, औद्योगिक क्रांति आई। पर इस सब के बावजूद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश किसी को भी मान्य नहीं हुआ। उस समय तो ऐसा लग रहा था कि देश में जैसे आपातकाल नहीं, कोई बड़ी विपत्ति आई हो जो गहरा कर सबको झकझोर गई है। लोगों का मानना है कि आपातकाल के बीच 12 जून को उस समय पड़े जब फैसला इंदिरा जी के खिलाफ आया, पर यह कहना गलत है। भूमिका तो बहुत पहले से बननी शुरू हो गई थी। कांग्रेस विरोधी वातावरण तो पहले से ही था। महंगाई, भ्रष्टाचार आदि से लोग परेशान थे। सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता को लेकर बहसें छिड़ी हुई थी। कांग्रेस के अंदर भी लावा सुलग रहा था। जगजीवन बाबू जैसे वरिष्ठ नेताओं की कोई पूछ नहीं थी, क्योंकि वो इंदिरा जी की नीतियों से असंतुष्ट थे। जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के आंदोलन ने गुजरात में सरकार पलट दी थी। छात्रों में एक नया उत्साह था। गुजरात में एक प्रभावपूर्ण भूमिका अदा करने के बाद अब विरोधी पक्ष केंद्र में भी वही सब दोहराना चाहता था। अदालत के फैसले ने कांग्रेस विरोधियों को एक नया हथियार दे दिया। इंदिरा जी के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ने लगी। एक बार तो ऐसा लगा कि शायद वो इस्तीफा दे भी दें, लेकिन विरोधियों के दिन ब दिन बुलंद होते हौसले ने और कुछ लोगों ने उन्हें आसानी से मैदान न छोड़ने की सलाह दी। यदि वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के बाद त्यागपत्र देती तो स्थिति कुछ और ही होती, किंतु ऐसा नहीं हुआ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की गई और जस्टिस कृष्ण अय्यर ने 23 जून को स्टे ऑर्डर दे दिया। उन्होंने श्रीमती गांधी को चुनाव में किसी संगीन गड़बड़ी का दोषी नहीं पाया और कहा कि वो प्रधानमंत्री बनी रह सकती हैं, लेकिन जब तक सर्वोच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उनकी अपील नहीं निपटा देता, तब तक वो लोकसभा में मतदान में भाग नहीं ले सकती। इस फैसले से जहां इंदिरा गांधी और उनके समर्थकों को राहत मिली, वहीं विपक्ष ने 25 जून को दिल्ली में विशाल प्रदर्शन की योजना बना डाली। जयप्रकाश जी दिल्ली पहुंच चुके थे। रैली में जयप्रकाश जी ने सेना और पुलिस का आह्वान किया वो सरकार के किसी भी गैर कानूनी हुक्म को मानने से इनकार कर दें। उनकी अपील की मिश्रित प्रतिक्रिया हुई, लेकिन बढ़ते जन आंदोलन पर जयप्रकाश जी के इस अपील ने इंदिरा जी के समर्थकों को भयभीत कर दिया।
उनका मानना था कि इंदिरा जी पद पर नहीं रहेंगी तो पार्टी टूट जाएगी और देश भी टूट जाएगा। इंदिरा इज इंडिया जो थी। अंततः 25 जून की रात को ही 11:45 पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिए। आपातकाल की घोषणा में कहा गया था कि आंतरिक उपद्रवों के कारण भारत की सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न हो गया है, जिसके फलस्वरूप गंभीर आपात स्थिति मौजूद है। ये घोषणा होने के साथ ही अनेक अखबारों की बिजली काट दी गई। यूं सरकारी तौर पर यही कहा गया कि बिजली घर में गड़बड़ी के कारण ही बिजली आपूर्ति में व्यवधान पड़ा है। बिजली न मिलने के कारण कई अखबार, विशेषकर बहादुर शाह जफर मार्ग पर जिन अखबारों के कार्यालय थे, नहीं निकले। अगले दिन 26 जून को केवल 2 ही अखबार निकले, हिंदुस्तान टाइम्स और स्टेट्समैन। वो भी इसलिए कि वो नई दिल्ली क्षेत्र में थे जहां बिजली नहीं काटी गई थी। 25 जून को ही अखबारों पर सेंसरशिप लागू कर दी गई। भाषण, लेख, समाचार, आलोचना सब पर प्रतिबंध। बैठकें, जुलूस, जलसे सब बंद। मन एकदम विद्रोही हो उठा। ये क्या हो गया है इंदिरा जी को? वह तो देश की नब्ज भली भांति पहचानती हैं। सही समय पर सही निर्णय लेने की उनकी क्षमता का विरोधी भी लोहा मानते हैं। फिर ये निर्णय कैसा? उनके प्रति मेरी आस्था को जबरदस्त धक्का लगा। मैं उन दिनों हिंदुस्तान टाइम्स में ही कादम्बरी में थी। दफ्तर पहुंची तो बड़ी गहमा गहमी थी। तब बीजी वर्गीस हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक थे। इससे पहले वो श्रीमती गांधी के प्रेस सलाहकार थे, लेकिन आपातकाल उन्हें भी नागवार लग रहा था। सेंसरशिप संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात था। वर्गीस साहब ने 26 जून को सप्लीमेंट निकालने का निश्चय किया। वो स्वयं प्रिंटिंग मशीन के पास खड़े रहे, सप्लीमेंट के बंडल अपने सामने बंधवाए और बाहर पहुंचाए। लेकिन मैनेजमेंट इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था। उसकी कोशिश रही कि अखबार बाहर ना पहुंच सके। एक संघर्ष भरी स्थिति संपादक और प्रबंधन के बीच। अंततः प्रबंधकों ने बाहर भेजे जा चुके अखबार वापस मंगा लेने की कोशिश की, पर वो तो बिक गए थे हाथों हाथ। वो तो जनता के बीच पहुंच चुके थे। अब हिंदुस्तान टाइम्स की बिजली भी काट दी गई। टेलीप्रिंटर ठप पड़ गए। अफवाहों के बाजार गर्म होने लगे। अफवाहें निकलती रहीं, पहुंचती रहीं और आग में घी का काम करती रहीं। जयप्रकाश जी, मोरारजी भाई, चंद्रशेखर जी, कृष्णकांत, आडवाणी, बहुत से लोग जेलों में डाल दिए गए। चारों ओर गिरफ्तारियां ही गिरफ्तारियां। आतंक का एक अजीब सा माहौल बन गया था, जो आपातकाल के आगे आने वाले दिनों का एहसास कराने लगा था। प्रिवेंटिव डिटेंशन का तानाशाही ढंग से दुरुपयोग किया गया। उच्च न्यायालयों के जजों के स्थानांतरण और नियुक्तियों में हस्तक्षेप किया गया। प्रेस की स्वाधीनता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात हुआ। अखबारों को विज्ञापन देने या ना देने के अस्त्र का पक्षपातपूर्ण और मनमाना प्रयोग हुआ। प्रदर्शन का अधिकार भंग किया गया। उद्योगपतियों, स्वतंत्र व्यवसायियों एवं व्यापारियों के खिलाफ छापे डलवाए गए। संसदीय संस्थाओं व परंपराओं का निरंतर ह्रास हुआ। सरकारी कर्मचारियों एवं अफसरों को निरस्त्र करने के लिए अनिवार्य सेवा निवृत्ति का प्रयोग सुरक्षित किया गया। राजनीतिक प्रयोजनों के लिए सरकारी कर्मचारियों और संसाधनों का दुरुपयोग किया गया, आदि आदि। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जैसे लोगों ने इंदिरा जी के चारों ओर एक ऐसे व्यू की रचना कर दी कि हरदम जहां कहीं भी वे जाती, उनके चारों ओर 5-6 व्यक्तियों का घेरा रहता। उसे लांघ कर आम आदमी तो क्या, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता तक उनके पास नहीं फटक पाते थे। संजय गांधी का बोलबाला था। इंदिरा जी के 20 सूत्री कार्यक्रम के साथ साथ संजय के 5 सूत्री कार्यक्रम भी चले। इसमें कोई संदेह नहीं कि युवा शक्ति को रचनात्मक कार्यक्रमों की ओर उन्होंने प्रेरित किया।
और यह एक महत्वपूर्ण कदम था। किंतु राज्यों के मुख्यमंत्रियों और संबंधित अधिकारियों ने नसबंदी कार्यक्रम के तहत ऐसे जुल्म ढाए कि जनता कांप उठी। क्यों ऐसा किया इन लोगों ने? इसका एक ही कारण था कि सारी सत्ता संजय गांधी के हाथ की कठपुतली बन गई थी। जिसे चाहो कुर्सी पर रखो, जिसे चाहो हटाओ, और इस अंधे लुका छिपी के खेल में शामत आई बेचारी जनता की। उच्च पदस्थ लोगों के सिरों पर भी दुधारी तलवार लटक रही थी, किंतु उसकी धार से लहू टपका अच्छे अच्छे लोगों का। मीसा और DIR आपातकाल के सबसे बड़े शस्त्र थे। माहौल इतना संशय भरा था कि अपनी परछाई से भी डर लगता था। हिंदुस्तान टाइम्स में वर्गीस साहब प्रेस सेंसरशिप के कट्टर विरोधी थे। वैसे मन से तो सभी शुद्ध थे, किंतु खुलकर वे मैनेजमेंट के विरुद्ध नहीं जाना चाहते थे। मैनेजमेंट की ओर से एक फरमान निकला और वर्गीस को अपने पद से जाना पड़ा, क्योंकि उनका लेखन संपादन सरकार के अनुकूल नहीं था। साथ ही वह व्यवस्थापकों एवं संस्थान के भी प्रतिकूल सिद्ध हो रहा था। उनकी जगह हिरणमय कार्लेकर को लाया गया। उन दिनों हिंदुस्तान टाइम्स में यह चर्चा आम थी कि वो सिद्धार्थ शंकर राय की सिफारिश पर लाए गए हैं। सिद्धार्थ शंकर राय श्रीमती गांधी के विश्वास पात्र थे, ये सभी को मालूम था। एक दिन निमंत्रण मिला नंबर 1 अकबर रोड से। उद्देश्य था राजधानी में एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अंतर्मन से हम इमरजेंसी के खिलाफ थे। मेरे पति के विचार भी मेरे जैसे ही थे, किंतु वह एक उच्च पदस्थ अधिकारी थे। नाहक द्रोह मोह लेना नहीं चाहते थे। एक बात और, सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमें विचार विमर्श हेतु बुलाया गया था, न कि किसी राजनीतिक प्रयोजन से। इसलिए इनकार करना ठीक नहीं था। वैसे भी मुझे उत्सुकता थी इमरजेंसी के हीरो संजय गांधी से मिलने की, सो हम पहुंच गए। दिसंबर की उस अलसाई दोपहरी में एक नंबर अकबर रोड के किनारे वाले कमरे में, जहां पहले से ही OP सराफ और विदूषक संघ के अध्यक्ष राज कौशिक उपस्थित थे। ये हमारे मित्र थे और हमारा नाम इन्हीं लोगों ने सुझाया था। विदूषक संघ एक राष्ट्रीय सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाने वाली संस्था थी। अब इंतजार था संजय गांधी का। परिवार नियोजन कार्यक्रम को एक व्यापक जन आंदोलन बनाने के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन की चर्चा उन्हें हमसे करनी थी। निश्चित समय पर संजय गांधी अपने सफेद कुर्ते और पजामे में बिना किसी आडंबर के पैरों में चप्पल पहने आए। मुख पर सदा रहने वाला कोमल भाव, सादे इतने कि सादगी भी लजा जाए। राज कौशिक ने बातचीत का सिलसिला शुरू किया और उन्हें बताया कि दिल्ली में फिल्मकारों की सहायता से एक कार्यक्रम किया जा सकता है। उससे धन एकत्र करने के साथ साथ जनता का मनोरंजन भी हो सकता है तथा परिवार नियोजन के अहम सवाल को व्यापक ढंग से जनता को समझाया जा सकता है। बात संजय गांधी को पसंद आई और उन्होंने कार्यक्रम को अपनी अनुमति दे दी। साथ ही पूरा सहयोग देने का वायदा भी किया। कुछ और चर्चा के बाद जब हम उठने को हुए तब उन्होंने मेरी ओर देखते हुए कहा, पर एक बात तो आप लोगों ने तय ही नहीं की, कार्यक्रम में टिकट का मूल्य क्या रखा जाएगा? हम सभी बोल पड़े, आप ही बताइए। बड़े सरल ढंग से उन्होंने कहा, 8 आने। मेरी समझ में ज्यादा तो नहीं होंगे? हम सभी स्तंभित रह गए। मैंने कहा, ये तो बहुत कम है, इससे तो बिल्कुल भी धन एकत्र नहीं हो सकेगा। एक क्षण मौन वो हम लोगों की ओर देखते रहे, फिर 2 टुक उत्तर दिया, तो फिर आप ही तय कर लीजिए। पर आप तो जनता के लिए कार्यक्रम करना चाहते हैं और मैं नहीं समझता कि जनता इससे अधिक का टिकट खरीद सकेगी। मैंने सोचा व्यक्तिगत का निर्माण वर्षों की साधना से होता है, पर उसके प्रादुर्भाव का सूत्रपात ऐसी ही किसी अंतर्दृष्टि से होता होगा। पर मेरा यह सोच बहुत दिनों तक मेरा साथ नहीं दे सका। इसके बाद कई बार संजय गांधी से भेंट हुई।
अप्रैल सन 76 को गीतों भरी शाम शीर्षक से सांस्कृतिक कार्यक्रम करना निश्चित हुआ। अंबेडकर स्टेडियम बुक कराया गया। बहुत सारे काम थे, बहुत लोगों का सहयोग लेना था, बंबई से सिने जगत के कलाकारों से संपर्क साधना था, आदि आदि। ये भी तय हुआ कि एक सोवेनियर निकाला जाएगा और टिकट खिड़की पर भी टिकट बेचे जाएंगे। इस प्रकार जो राशि इकट्ठी होगी वह रेड क्रॉस सोसाइटी को परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए दे दी जाएगी। कहीं कोई धन संबंधी गड़बड़ी ना हो, इसलिए जो पैसा जैसे ही टिकट या सोवेनियर से आएगा वैसे ही बैंक में जमा करा दिया जाएगा। इस कार्य के लिए जाने माने उद्योगपति गिरधारी लाल सराफ कोषाध्यक्ष नियुक्त किए गए। बंबई से कलाकारों को बुलाने में भी कई अड़चनें आईं। कुछ कलाकार तो एक सार्थक काम में सहयोग देने के लिए तत्काल राजी हो गए, पर कुछ को जिस प्रकार कुछ लोगों ने प्रस्ताव रखा उससे अपने स्वाभिमान में धक्का सा लगता दिखा और उन्होंने तत्काल मना कर दिया। क्योंकि इमरजेंसी का जमाना था, इसलिए हर एक अंतर्मन को लगता था कि उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम करने के लिए विवश किया जा रहा है और सरकारी तंत्र का फायदा उठाकर उन्हें धमकाया जा रहा है। पर जहां तक मैंने देखा, मुझे लगा कि ऐसा कुछ नहीं था। अधिकांशतः लोग स्वयं आतंकित हो रहे थे। यह बात दीगर है कि सरकारी अफसर अपने आकाओं को प्रसन्न करने के लिए उत्साह की अतिरेक में लोगों को धमकाते हों या विवश करते हों, पर जहां तक गीतों भरी शाम की बात थी, ऐसी कोई धमकी या विवश करने वाली बात ना तो संजय गांधी की ओर से कही गई थी कि फला कलाकार को आना ही है, और ना ही ये कि फला उद्योगपति को रुपया देना ही है। इमरजेंसी के नाम पर लोगों में आतंक फैलाने में सबसे बड़ी भूमिका अदा की यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने, जो अपने को खुदा समझने लगे थे। लोगों को धमकाना, संजय गांधी के नाम पर आतंक पैदा करना, विज्ञापन एकत्रित करना और जबरन चंदा वसूलना यूथ कांग्रेस का ही काम था। और भी ज्यादतियां हुई। नसबंदी कार्यक्रम के तहत जहां सरकारी अफसरों को अपना कोटा पूरा करना था, वहां सबसे ज्यादा ज्यादतियां हुई। किंतु ये सब बात की बातें हैं। गीतों भरी शाम के आयोजन के पहले तक ऐसी कोई बात नहीं थी, अन्यथा हम लोग ही इनसे किनारा कर लेते। इस कार्यक्रम से संबंधित एक वाकया बड़ा जबरदस्त हुआ। लता मंगेशकर जी को पता नहीं किसने किस रूप में इस प्रोग्राम के लिए आमंत्रित किया कि उन्हें बहुत अपमानजनक लगा। उनसे शायद ये कहा गया कि प्रधानमंत्री हाउस से संदेश है कि उन्हें दिल्ली आना है और गाना भी गाना है। जिस ढंग से कहा गया, उससे उन्हें यह आभास हुआ कि जैसे हुक्म प्राइम मिनिस्टर हाउस से आया है कि उन्हें उपस्थित होकर वहां गाना गाना है। लता जी जैसी स्वाभिमानी कलाकार को ये कैसे बर्दाश्त होता? जिन लोगों ने उनसे कहा था, उनसे वो बोली, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में गाने के लिए आऊं? ये नहीं हो सकता। वो नाराज थीं, फिर भी उन्होंने कहा, टीपी भाई यदि उन्हें कहेंगे तो वे आ जाएंगे। लता जी को विश्वास था कि कलाकार मन रखने वाले टीपी भाई किसी कलाकार का अपमान न करवा सकते हैं और न देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें स्वयं चाहे जितना बड़ा दंड भुगतना पड़े। ठाकुर ने लता जी से फोन पर बात की। उन्हें बताया यह एक विशुद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसे परिवार कल्याण की सहायतार्थ किया जा रहा है और पब्लिक मंच पर उनका कार्यक्रम होगा, पूरे आदर और सम्मान के साथ, ना कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। वह आएंगी तो उनके सम्मान के अनुरूप ही सब कुछ होगा और एक अच्छे काम में उनका सहयोग मिलेगा, इतना भर। लता जी ने आना स्वीकार कर लिया। वो आई, उस समय उन्हें बुखार भी था। अशोका होटल में उनके ठहरने का प्रबंध था। बुखार के बावजूद उन्होंने सवेरे रिहर्सल किया, क्योंकि उनका कहना था कि शो के पहले वो एक बार रिहर्सल जरूर करती हैं। सिने जगत के सभी जाने माने कलाकार कार्यक्रम में आए थे। अंबेडकर स्टेडियम खचाखच भरा था। जनता को कार्यक्रम शुरू होने का इंतजार था और आयोजकों को मुख्य अतिथि का।
बम्बई से जो कलाकार आए थे उनकी भी इच्छा थी कि संजय गांधी आए तो उनसे भेंट हो जाए। संजय गांधी आए तो उनसे प्रार्थना की गई कि वो कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द कहें। ऐसे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के बोलने की परंपरा भी है, परंतु वह तो परंपराओं में विश्वास नहीं करते थे। वह चीज जो होती आई है वह इसलिए हो कि होती है, उन्हें गवारा नहीं था। उन्होंने हमसे कहा, हम लोगों की उम्र भाषण न करके काम करने की है। काम ज्यादा हो और बातें कम हो, आप मुझे मजबूर न करें। किंतु दूसरे ही क्षण जब उन्होंने देखा कि उनके साथियों के मुंह निराशा से उतर गए हैं, तो साथियों का मन रखने के लिए वो मंच पर आए। नपे तुले शब्द उन्होंने कहे और फिर मंच के पीछे पहुंच गए। सभी कलाकारों से भेंट की और परिवार नियोजन के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। काम ज्यादा और बातें कम, इस सत्य की दृष्टि ही संजय की शक्ति थी और इसकी पकड़ को उन्होंने पकड़े रखा। गीतों भरी शाम का आयोजन बहुत सफल रहा। दिल्ली की आम जनता ने अपने चहेते फिल्म कलाकारों को नजदीक से देखा और सुना। भारत कोकिला लता मंगेशकर को सुनने के लिए तो भीड़ उमड़ पड़ी थी। सभी ने खुले दिल से टिकट खरीदकर एक बड़ी राशि इकट्ठा करने में सहयोग दिया। आयोजन की सफलता का पता इसी से चलता है कि इससे पहले दिल्ली में कभी एक आयोजन से 10 लाख रुपए जैसी बड़ी राशि एकत्र नहीं हो सकी थी। हम लोगों के उत्साह का तो कहना ही क्या था। एक बैठक में तय किया गया कि 10 लाख की एकत्र राशि रेड क्रॉस सोसाइटी को भेंट कर दी जाए। सभी चाहते थे कि भेंट संजय गांधी के कर कमलों से हो। आशय ये है कि सभी संजय गांधी से मिलना चाहते थे, इसलिए नहीं कि कार्यक्रम के वे प्रणेता थे, बल्कि इसलिए कि आतंक के उस दौर में उनका करीबी होना कई मुश्किलें हल कर सकता था। पहले तो संजय गांधी स्वयं चेक लेने के लिए राजी नहीं हुए। उनका कहना था, आप लोग चेक सीधे रेड क्रॉस को दे आइए। पर फिर बहुत इसरार करने पर वो इस बात पर राजी हुए कि रेड क्रॉस के नाम का चेक वह तभी ग्रहण करेंगे जबकि इसके लिए कोई विशेष आयोजन ना हो। उनका कहना था कि यूथ कांग्रेस के कार्यालय में आकर आयोजक केवल चेक भेंट कर दें और इस प्रकार एक गंभीर कार्यक्रम का इस रूप से गरिमा पूर्वक समापन किया जाए। फालतू की पब्लिसिटी, दिखावा, आडंबर और प्रदर्शन उन्हें तनिक भी पसंद नहीं था और इन पर किए गए खर्च को वो जनता के पैसों का दुरुपयोग मानते थे। अंततः एक तिथि निश्चित हुई जब संजय गांधी को 10 जनपद स्थित यूथ कांग्रेस के कार्यालय में आकर चेक ग्रहण करना था। आयोजक तो अपने उत्साह में भरे ही थे। नहीं करते करते एक छोटी मोटी भीड़ इकट्ठी हो गई। शामियाना भी लग गया, बंधनवार भी बंध गए। 10 जनपद के गेट पर दोनों ओर नेहरू ब्रिगेड के लड़के सलामी देने के लिए खड़े हो गए।